हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम बुद्धि की विशेषताओं के बारे में जानेंगे। हमने कल बुद्धि का ओवरव्यू देख लिया था, बुद्धि की परिभाषाएं, उसका मतलब और बुद्धि के प्रकार जो कि थॉर्नडाइक और गैरिट ने दिए थे। मूर्त बुद्धि, जिसे व्यवहारिक यांत्रिक बुद्धि या स्थूल बुद्धि भी कहा जाता है, और जो अमूर्त बुद्धि है जिसे सूक्ष्म बुद्धि कहा जाता है, और सामाजिक बुद्धि। और यही तीनों प्रकार जो है गैरिट ने भी दिए थे। तो आज हम बुद्धि की विशेषताएं जानेंगे, जिनसे पता चलता है कि बुद्धि एक्चुअल में होती क्या है और बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक भी। तो सबसे पहले है, बुद्धि जो है जन्मजात प्राकृतिक योग्यता है, मतलब इसे बदला नहीं जा सकता। बुद्धि को इसे ये एक जन्मजात योग्यता होती है, ये कभी ख़त्म नहीं हो सकती, या फिर इसे टोटली चेंज नहीं किया जा सकता। इसे बढ़ाया जा सकता है। बढ़ाने का तरीका है कि अधिगम करके बढ़ाया जा सकता है। ऐसे ही इसको नहीं बढ़ाया जा सकता, क्योंकि ये जन्मजात योग्यता होती है, प्राकृतिक योग्यता होती है। बुद्धि योग्यताओं का नाम है, मतलब इसमें जो बुद्धि है हमारी, वो योग्यताओं का नाम होती है। जैसे समायोजन करने की योग्यता, अधिगम की योग्यता, अमूर्त चिंतन की योग्यता। और ये तीनों योग्यताएं अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने परिभाषा के रूप में भी शामिल की है, जिसके अंदर जो फ्रीमैन थे उन्होंने समायोजन, अधिगम, अमूर्त चिंतन, इन तीनों की योग्यता बुद्धि को बताया है। ठीक है, तो फ्रीमैन ने इन तीनों चीज़ों को अपनी जो उनकी परिभाषा थी उसमें शामिल किया है कि जो इन तीनों समायोजन, अधिगम और अमूर्त चिंतन की योग्यता क्या होती है? बुद्धि होती है। उसके बाद में अमूर्त जो बुद्धि है वो अमूर्त संप्रत्यय है, मतलब ये मस्तिष्क के अंदर विराजमान होती है, लेकिन ये छुई या देखी नहीं जा सकती। इसको बस महसूस कर सकते हैं। किस दृष्टि से महसूस कर सकते हैं? व्यक्ति की योग्यताओं को देखकर भी, उसमें कितनी योग्यताएं हैं, कितनी क्वालिटीज़ है, उन चीज़ों को देख के बुद्धि को महसूस किया जा सकता है। ये मूर्त नहीं होती, इसको छुआ नहीं जा सकता, इसको देखा नहीं जा सकता, और ना ही इसका कोई आकार होता है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये मस्तिष्क के अंदर विद्यमान होती है। बुद्धि परिवर्तनशील व विकासशील है। ठीक है, मतलब ये परिवर्तन होती रहती है। ये नए नए जो है अनुभवों के साथ जब इंसान सीखता है अपने पर्यावरण की अंतःक्रिया करके अपने पर्यावरण से, और उसी तरीके से ये चेंज होती रहती है। ये विकासशील होती है, मतलब विकसित नहीं होती। कभी भी हम ये नहीं कह सकते किसी भी इंसान के लिए कि इसमें बुद्धि विकसित हो चुकी है, इसमें 100% बुद्धि जो है आ चुकी है, ऐसा नहीं कह सकते। ये जो है विकासशील रहती है, मतलब ये अपने विकास करती रहती है, पहले लंबवत रूप में और फिर क्षैतिज रूप में। बुद्धि पर वातावरण का, शिक्षण का, शिक्षा का और आनुवंशिकता आदि का प्रभाव पड़ता है। मतलब आनुवंशिक रूप से बुद्धि विद्यमान होती है, लेकिन वातावरण में आने के बाद में, फिर स्कूल में जब शिक्षण करवाया जाता है या बच्चा अधिगम करता है या जब वो शिक्षित हो जाता है, तो उसमें चेंजेस आते हैं उसकी बुद्धि में, उसके सोचने के तरीके में जब चेंजेस आ जाते हैं, प्रभाव पड़ता है इन चीज़ों का बुद्धि के ऊपर। ज्ञान और वृद्धि में घनिष्ठ संबंध है। ज्ञान का व्यवहारिक जीवन में प्रयोग करना बुद्धि है, मतलब ज्ञान जो है और बुद्धि है, इन दोनों में घनिष्ठ संबंध है। ज्ञान का व्यवहारिक जीवन में प्रयोग करना बुद्धि है, मतलब अगर हमारे पास कोई ज्ञान है और उस ज्ञान को हमने अपने व्यवहारिक जीवन में प्रयोग किया है, उसका यूज़ किया है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास बुद्धि है। ठीक है, अगर हमने कोई किताबी ज्ञान लिया है, जैसे हम बच्चों को पढ़ाते टाइम क्या बताते हैं, झूठ नहीं बोलना चाहिए, और अगर वही बच्चे रियल लाइफ में उस चीज़ को फॉलो करते हैं, वो झूठ नहीं बोलते, सत्य बोलते हैं, तो इसका मतलब है कि उन्होंने ज्ञान को अपने व्यवहारिक जीवन में यूज़ किया, कि मतलब वो बुद्धिमान है। ठीक है, बुद्धि के बाद बुद्धि के द्वारा ज्ञान बढ़ा सकते हैं। अपने जो हमारे पास बुद्धि होती है ना, उसके माध्यम से हम अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। अगर बुद्धि ही नहीं होगी, कई बच्चे जो है जब मंद बुद्धि होते हैं
उनके पास बुद्धि कम होती है तो क्या वो ज्ञान बढ़ा सकते हैं? नहीं बढ़ा सकते। उन्हें तो बेसिक जो चीज़ें होती है वो भी सीखने में बहुत कठिनाइयाँ महसूस होती है, बहुत मशक्क़त के बाद वो सीख पाते हैं। तो बुद्धि जो है इसके द्वारा ही ज्ञान को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन ज्ञान से बुद्धि नहीं बढ़ा सकते। मतलब बुद्धि से ज्ञान को बढ़ा सकते हैं, लेकिन ज्ञान से बुद्धि को नहीं बढ़ा सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई बच्चा जन्मजात मंद बुद्धि है और वातावरण में आके ज्ञान के द्वारा उसकी बुद्धि को बढ़ाया जा सकता है। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि बुद्धि जन्मजात होती है, ये व्यक्ति में पहले से विकसित होती पहले से विराजमान होती है और बाद में विकासशील तरीके से ये अपना और विकास करती जाती है, जो अपना दायरा है वो और बढ़ाती जाती है। अच्छा बुरा, नैतिक अनैतिक, तर्क वितर्क, सत्य असत्य, इन सब में जितना अंतर कर सकते हैं उसमें उतनी अधिक बुद्धि होती है। जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है ना, वो इन चीज़ों में अंतर कर पाता है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, नैतिक क्या है, अनैतिक क्या है। वो तर्क वितर्क कर सकता है, वो सत्य असत्य में फ़र्क करना सीख जाता है भी, कौन सत्य बोल रहा है, कौन असत्य कह रहा है, अच्छे बुरे के बारे में जान सकता है, नैतिक अनैतिक चीज़ों के बारे में वो जान लेता है, उसे अंतर करना आ जाता है। तो ऐसा कौन कर सकता है? बुद्धिमान व्यक्ति। और बुद्धिमान व्यक्ति में क्या होती है? बुद्धि होती है। वो अपने बुद्धि को इस कदर बढ़ा लेता है, उस अपने ज्ञान का यूज़ इस तरीके से करना सीख जाता है कि वो इन चीज़ों में अंतर कर लेता है। क्यों? क्योंकि उसके पास बुद्धि थी, इसीलिए उसने अपने ज्ञान के माध्यम से इन चीज़ों में अंतर करना सीखा। तो उतनी ही अधिक बुद्धि होती है। आपने देखा होगा जब हम पूरी तरीके से मतलब मैच्योर नहीं होते, इमेच्योर होते, तो उस टाइम क्या है, इन चीज़ों में हम अंतर नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उस टाइम हमारी बुद्धि जो है वो अच्छे से विकसित नहीं हो पाती, हम सोचने समझने के उतने लायक नहीं बन पाते। फिर क्रो एवं वाटसन कहते हैं कि 16 से 18 वर्ष तक बुद्धि विकसित हो जाती है। ठीक है, क्रो और वाटसन कहते हैं कि 16 से 18 वर्ष की उम्र तक बुद्धि विकसित हो जाती है। लेकिन एक्चुअल में क्या है कि जन्म से लेके 18 वर्ष तक बुद्धि लंबवत चलती है, मतलब इस तरीके से उसका विकास होता है और बड़ी ही तेज़ी से विकास होता है। लेकिन बाद में जो है 18 वर्ष के बाद मृत्यु तक व्यक्ति सीखता तो है, लेकिन बहुत ही धीमी गति से, इस तरीके से क्षैतिज सीखता है। वो पहले उसकी बुद्धि इस तरीके से लंबवत और तेज़ी से चलती है, लेकिन 18 वर्ष से 18 वर्ष से मृत्यु तक क्षैतिज रूप में चलती है उसकी बुद्धि। मतलब जितना तेज़ी से वो जन्म से लेकर 18 वर्ष के बीच में सीख पाता है ना, उतनी तेज़ी से वो 18 के बाद नहीं सीख पाता। लिंग, जाति, धर्म का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब जो कोई व्यक्ति मेल है, फीमेल है, या उसकी जाति क्या है, वो किस धर्म का है, उसका बुद्धि पर किसी तरीके का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, किसी तरीके का कोई प्रभाव उस पर नहीं पड़ता। धर्म का बुद्धि से कोई रिलेशन नहीं होता, लिंग का कोई रिलेशन नहीं होता। तो बुद्धि जो है वो हर एक इंसान में विराजमान होती है। वातावरण में आने के बाद वो कितना उसे मतलब ज्ञान का बुद्धि के माध्यम से यूज़ कर पाता है, किसके ज्ञान जब लेते हैं और बुद्धि के माध्यम से उसका यूज़ व्यवहारिक जीवन में करते हैं, तो वही चीज़ हमें बुद्धिमान बनाती है। तो ये चीज़ वातावरण पे डिपेंड करती है, इंसान पे डिपेंड करती है, और उसमें जो बुद्धि है उस पे डिपेंड करती है कि वो कितना कैच कर सकता है और कितना यूज़ कर सकता है। लेकिन लिंग क्या है, जाति क्या है, धर्म क्या है, इन चीज़ों का बुद्धि पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसा नहीं होता कि किसी लिंग विशेष के व्यक्ति या जाति विशेष के या धर्म विशेष के व्यक्ति ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं और किसी और जाति के, लिंग के व्यक्ति जो है कम बुद्धिमान होते हैं। ऐसा नहीं होता। ठीक है, जाति, धर्म, लिंग, इन चीज़ों का बुद्धि पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। फिर आते हैं बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो प्रभावित करता है ना बुद्धि को, वो होता है वातावरण, क्योंकि मनुष्य वातावरण में अंतःक्रिया करता है और वातावरण में अंतःक्रिया करके वो ज्ञान प्राप्त करता है, और फिर उस ज्ञान को वो कहाँ यूज़ करता है, व्यवहारिक जीवन में कितना यूज़ कर पाता है, वो उसकी बुद्धि पे डिपेंड करता है। और अगर अच्छे वातावरण में है तो वो अच्छा ज्ञान लेगा और उस अच्छे ज्ञान को वो व्यवहारिक जीवन में यूज़ करेगा, तो वो अच्छा बन जाएगा, अच्छे कैरेक्टर वाला, अच्छे चरित्र वाला व्यक्ति कहलाएगा। तो वातावरण का बुद्धि पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है।
वंशानुक्रम का प्रभाव नाम मात्र का होता है। व्यक्ति में जन्म से बुद्धि विराजमान जरूर होती है, लेकिन अच्छे से जो विकसित हो पाती है वो वातावरण के अंतःक्रिया के दौरान ही होती है। वातावरण व वंशानुक्रम की अंतःक्रिया का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो वातावरण की प्रभाव पड़ता है, वंशानुक्रम का नाम मात्र प्रभाव पड़ता है, लेकिन इन दोनों का अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो उस चीज़ का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। ठीक है। बुद्धि को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक क्या है? वातावरण। अगर वातावरण अच्छा होगा तो व्यक्ति की बुद्धि जो है अच्छे से विकसित हो पाएगी। आपने देखा होगा कि जो व्यक्ति ठंडे इलाकों में रहते हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। बुद्धिमान होने का मतलब है कि वो चीज़ों को अच्छे से कैच कर पाते हैं, उनकी कैचिंग पावर अच्छी होती है, उनकी सोचने समझने की शक्ति अच्छी होती है। लेकिन जो गर्म इलाकों में रहते हैं ना, वो थोड़े से स्वभाव के चिड़चिड़े होते हैं, वो जल्दी से चीज़ों को समझ नहीं पाते या किसी चीज़ पे सबसे ज़्यादा रिएक्ट करते हैं। तो ये चीज़ें होती है वातावरण की, कि वातावरण अगर अच्छा है ना तो व्यक्ति की बुद्धि अच्छे से विकसित हो पाती है, वो ज्ञान को अच्छे से कैच कर पाता है। तो ये थी बुद्धि की विशेषताएं और बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक। तो मिलते हैं कल नई वीडियो में, और कल से जो है बुद्धि के सिद्धांत स्टार्ट हो जाएंगे। हम एक एक सिद्धांत को अच्छे से कवर करते हुए चलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू ज़रूर बताएं। थैंक यू।